नजर मोदी सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए हैं जिसका फायदा देश के किसानों पशुपालकों को होगा। तो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने के लिए भी मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 6 लेन का ग्रीनफील्ड राजमार्ग बनाने का फैसला हुआ है। तो असम में यूरिया उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्लांट का विस्तार किया जाएगा। क्या है केंद्रीय कैबिनेट के बड़े फैसले, देखिए इस रिपोर्ट में। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए जिसके तहत कई योजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। प्रोत्साहन योजना पर 2024-25 के लिए 1500 करोड़ रुपए के लगभग खर्च किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत केवल छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन को शामिल किया गया है, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। And as per this scheme, for all transactions which are person to merchant, जो small merchants के payments होंगे up to 2000 रुपीस, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। पशुधन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी गई। इसके तहत 1000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए जाएंगे। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को 15वें वित्त आयोग के दौरान 3400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है। इस योजना से दूध उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे 8.5 करोड़ किसानों की आय में इजाफा होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। किसानों को अपने गांव में ही या गांव के आसपास ही सबसे जितनी हो सके सुविधाएं मिल सके। साथ ही संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई। ये योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है, जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा। कैबिनेट ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामरूप असम के मौजूदा परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। परियोजना की लागत 10,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इससे पूरे नॉर्थ ईस्ट और उससे लगे राज्यों को यूरिया की सप्लाई की जा सकेगी। ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने महाराष्ट्र के जेएनपीए पोर्ट से चौक तक 6 लेन की एक्सिस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होगी। 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कॉरिडोर से बेहतर बंदरगाह कनेक्टिविटी होगी। इससे सुरक्षित और कुशल माल ढुलाई में मदद मिलेगी। ये परियोजना मुंबई और पुणे के आसपास के विकासशील क्षेत्रों में विकास, प्रगति और समृद्धि के नए रास्ते खोलेगी। कुल मिलाकर कैबिनेट के ये फैसले किसानों के साथ साथ आम आदमी के लिए भी बेहद लाभकारी माने जा रहे हैं। नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो मोदी सरकार के क्या है आज के कैबिनेट के बड़े फैसला, ये कुछ विस्तार से उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या फैसले हैं, उसका फायदा क्या होगा। 5 बड़े फैसलों के लिहाज से बात की जाए तो एक बड़ा फैसला हुआ है संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का, जिसमें बढ़ा हुआ आवंटन अब एक तरीके से होगा, इसका विस्तार देश में और बेहतरी से होता आएगा। दूसरा बड़ा फैसला महाराष्ट्र में 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला हुआ, जो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता नजर आएगा। महाराष्ट्र में खासतौर से जो लॉजिस्टिक्स एक तरीके से आगे आते जाते उस लिहाज से उसको फायदा मिलेगा। तीसरा बड़ा फैसला असम में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया उर्वरक संयंत्र को एक तरीके से विस्तार दिया जाएगा। इसका फायदा देश में उर्वरक की उपलब्धता के लिहाज से होगा, सीधे तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा। चौथे बड़े फैसले की अगर बात की जाए तो कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यह चौथा बड़ा फैसला हुआ है। और 5वें बड़े फैसले के लिहाज से अगर बात की जाए तो डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी आज मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में दी गई है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में। तो ये 5 बड़े फैसले थे। कुछ फैसलों को और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। सबसे पहले बात संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर की जाए तो ये पशुपालकों और किसानों के लिहाज से एक बड़ा फैसला है। 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन का प्रावधान मोदी सरकार ने आज फैसला किया है। 2021 से 2026 तक 15वें वित्त आयोग के तहत ओवरऑल 3400 करोड़ रुपए के
पैसे के खर्च करने के लिए एक तरीके से आवंटन किया गया। तो यह दिखाता है किस प्रकार से इस दिशा में काम किया गया है। 15,000 बच्चियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं का निर्माण की व्यवस्था की गई। बच्चियां मतलब गाय के बच्चे इसको कहा जाता है। ऐसी 15,000 बच्चियों के लिए आवासीय सुविधा बनाने पर फोकस होगा, यानी ढांचागत विकास पे काम किया जाएगा इस मिशन के तहत, जिसको एक तरीके से संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तौर पे आगे बढ़ाया गया है। बछिया पालन केंद्र के लिए सरकार की ओर से 35% सरकारी सहायता भी मिलेगी। ये एक प्रोत्साहन होगा एक तरीके से पशुपालकों, किसानों को जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन समितियों को जो इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरीके से उच्च आनुवांशिक बछिया खरीदने को किसानों को, पशुपालकों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिनकी अच्छी नस्ल की जो बछियां हैं, जो ज्यादा दूध देती है, इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा, उस पर कहीं ना कहीं फोकस दिखाई पड़ रहा है। तो उच्च आनुवांशिक बछिया खरीदने के प्रोत्साहन के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा और जो लोन लेंगे उस पर 3% ब्याज का अनुदान भी मिलेगा जब वो सही तरीके से उस लोन की वापसी करेंगे। तो इस प्रकार के प्रावधान के साथ में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का आगे बढ़ाया गया। इसके तहत कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क को बढ़ाने पर बहुत ज्यादा फोकस है, ताकि अच्छी नस्ल की जो दूध उत्पादक के लिहाज से जो बछिया है, गाय है, उनका एक तरीके से पैदावार बढ़ सके। इस लिहाज से जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उस व्यवस्था को विस्तार दिया जाएगा। कौशल विकास और किसान जागरूकता को बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। इसी तरीके से अगर जल्दी से कुछ और तथ्यों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसके तहत उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी की जाएगी, ताकि इसका विस्तार ग्रामीण इलाकों में बेहतरी से हो सके, सब जानकारी हर एक किसान तक, पशुपालक तक पहुंचे। उस दिशा में इस कदम को आगे बढ़ाया जाएगा। जल्दी से कुछ तथ्यों को आगे बढ़ाते हैं तो अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण फैसले की। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए क्या फैसला हुआ है। व्यक्ति से व्यापारी यानी पर्सन टू मर्चेंट लेन देन को एक तरीके से बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। डिजिटल लेन देन बढ़ेगा। कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन में बढ़ोतरी करने का एक तरीके से प्रोत्साहन की योजना तैयार की गई है। 1500 करोड़ रुपए का इस योजना के तहत आवंटन करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ छोटे व्यापारियों के लिए 2000 रुपए तक के लेन देन इसमें शामिल किए गए, यानी कि 0 से 2000 तक का लेन देन इसमें शामिल होगा। अतिरिक्त शुल्क के बिना आम नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि आम लोगों को फायदा, मर्चेंट यानी व्यापारियों को फायदा। इस साल 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन का लक्ष्य रखा गया है, जो एक तरीके से डिजिटल लेन देन को आगे बढ़ाएगा। टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के जो शहरी और ग्रामीण सुदूर इलाके हैं, वहां पर डिजिटल लेन देन बढ़े, यूपीआई का पेमेंट बढ़े, उस प्रकार की व्यवस्था बढ़े, उस दिशा में कदम को उठाया गया है। ये एक तरीके से प्रोत्साहन होगा छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल भुगतान पर आगे बढ़ने के लिए। तो ये अपने आप में कई प्रकार की बात है। इसके अलावा राष्ट्रीय संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, जिसको आज मंजूरी दी गई, उसके तहत 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसका फायदा देश के पशुपालकों और किसानों को मिलता नजर आएगा। 2021 से 2026 के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए का ओवरऑल 15वें वित्त आयोग के तहत प्रावधान का जिक्र इस पूरी योजना के तहत किया गया है। बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाएगा और इस योजना को विस्तार दिया जाएगा, ताकि जो डेयरी बनाने की पूरी व्यवस्था है उसका बुनियादी ढांचे में विस्तार हो सके। इस दिशा में लगातार काम किया जाएगा। दूध खरीदी हो या फिर उसका प्रसंस्करण हो या बेहतर गुणवत्ता की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में इसको बढ़ावा मिलता नजर आएगा। ये योजना इस दिशा में आगे काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की बात की जाए, किसानों की बाजारों तक बेहतर पहुंच हो सके, इस दिशा में भी इस कार्यक्रम में तमाम प्रावधान किए गए हैं। बाजार पहुंच कराने के लिए उचित कीमत मिले पशुपालकों को, इस दिशा में भी काम किया गया, ताकि वो जो वैल्यू एडिशन हो सके उसके आधार पर मूल्यों का सही निर्धारण हो सके। इस दिशा में भी काम किया गया। इस ये कोशिश आम लोगों की आय को बढ़ाने को होगा। सहकारिता द्वारा डेयरी संचालन पर भी जोर दिया गया है कि सहकारिता के माध्यम से भी लोग अपने संघ बनाए, उसके बाद इस डेयरी व्यवसाय को आगे बढ़ाया जाए। जापान सरकार के माध्यम से देश के 9 राज्यों को इस प्रकार की योजना का सहयोग मिलेगा, यानी कि वो जो विदेशी एक्सपर्टीज है उसका फायदा भी देश के पशुपालकों को 9 राज्यों में खास तौर से मिलेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने का लक्ष्य भी इस पूरी योजना के तहत रखा गया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट को विकास तो देख सके, विशेष तौर से फोकस किया गया है। लगभग 3.25 लाख प्रत्यक्ष तौर पे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसका सीधा फायदा मिलेगा, ताकि स्वरोजगार के लिहाज से तो अपने आप में एक बड़ी संभावना दिखाई पड़ रही है। महिलाओं को विशेष तौर पे फायदा मिलेगा, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि 70% महिला ही है जो अपने आप में डेयरी क्षेत्र में काम कर रही है। इस लिहाज से उनको, महिलाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा। नारी शक्ति के लिहाज से एक बड़ी पहल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो ये अपने आप में तमाम प्रावधान संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिहाज से अगर बात की जाए तो इसका फायदा देश के तमाम लोगों तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा कि आखिर क्या कुछ आज बड़े फैसले लिए गए। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कैबिनेट
किसान को सम्मान, बढ़ेगा डिजिटल भुगतान, क्योंकि कई प्रकार के अहम फैसले लगातार किए गए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़ गए। शिशिर सिन्हा जी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं। शिशिर जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। आज के इन फैसलों पे सतही तौर पे देखा जाए, किसान अन्नदाता पे फोकस दिखाई पड़ रहा है, तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, तो कनेक्टिविटी पे भी जोर दिखाई पड़ रहा है। 5 बड़े फैसले कैसे आम लोगों के नजरिए से समझा जाए इसको? देखिए, आम लोगों के नजरिए से सबसे बड़ा जो फैसला है वो डिजिटल लेन देन का है। और जिस तरीके से 2,000 रुपए से कम के लेन देन पे अगर आप भीम यूपीआई के जरिए कर रहे हैं तो आपको एमडीआर नहीं देना है। देखिए, लोगों के लिए एमडीआर को समझना जरूरी होता है। एमडीआर का फुल फॉर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट ये होता है कि कोई व्यापारी अगर आपको डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है तो उसकी जो लागत है, जब वो बैंक से वो पैसा लेने जाता है तो लागत उससे कट जाता है। यानी कि अगर उसने 100 रुपए का लेन देन किया है तो बैंक उसको 95 रुपए देगा, यानी कि 5 रुपया जो है वो काट लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए जो व्यवस्था है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी लागत है। अब उस लागत की भरपाई सरकार कर रही है। सरकार ने क्या कहा कि अगर आप भीम यूपीआई, यानी कि अगर आपने क्यूआर कोड के जरिए जो है स्कैन करके आपने पैसे दिए या रुपए कार्ड का इस्तेमाल करके आपने 2,000 रुपए से नीचे का भुगतान किया, तो वहां पर जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, जो लगभग 1.5% तक हो जाता है, कहीं कहीं पे 2% भी हो जाता है, वो आपको नहीं देना है। पहले भी ये व्यवस्था थी, 2021-22 से ये व्यवस्था चल रही है। और उसी मद में जो 1500 करोड़ रुपए है, ये 1500 करोड़ रुपए किसको मिलेंगे? उन लोगों को मिलेंगे जो इसके लिए व्यवस्था मुहैया कराते हैं। तो आम लोगों के लिए 100 रुपए का भुगतान का मतलब 100 रुपया जी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि छोटे व्यवसायियों के लिहाज से और 2,000 रुपए से कम मूल्य के लेन देन को लेकर, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए सर। देखिए, छोटे व्यापारी के पास वही, जैसे मैंने आपको बताया कि यदि वो बैंक से जाते हैं, आप जब डिजिटल भुगतान करते तो वो पैसा कहाँ जाता है? बैंक खाते में चला जाता है। जब आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो बैंक उसका एक छोटा सा हिस्सा काट लेता है, ताकि जो उसकी जो लागत है, अब वो लागत नहीं देनी है आपको अपनी जेब से। उस लागत की भरपाई कौन कर रही है? सरकार कर रही है। तो उस व्यापारी के लिए ग्राहक ने जो 100 रुपए चुकाए हैं, वो पूरा का पूरा 100 रुपया उस व्यापारी को मिल जाएगा। वो छोटा व्यापारी, उसके लिए 2,000 के लेन देन काफी बड़ी रकम होती है। एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जितने हमारे ट्रांजेक्शंस होते हैं भीम यूपीआई, रुपए कार्ड के जरिए, लगभग 55% यानी कि आधे से ज्यादा इसमें कवर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये ऑफलाइन और फीचर फोन, ऑफलाइन और फीचर फोन का मतलब क्या है कि हमारे आपके पास जैसे स्मार्टफोन होता है, अब अगर आप एक फीचर फोन लेते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उसके जरिए भी जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पर भी इस रकम का फायदा मिलेगा। और इसके अलावा एक जो कि ऑफलाइन है, यानी कि हमारे पास इंटरनेट सुविधा नहीं है, वहां पर अगर हम भुगतान कर रहे हैं भीम यूपीआई के जरिए, वहां पर भी पूरी की पूरी रकम उस छोटे व्यापारी को मिल जाएगी जिसके साथ ग्राहक लेन देन कर रहा है। जी सर, प्रावधान इस बात का भी रखा गया है कि टियर 3 से लेकर टियर 6 तक के जो शहरी और ग्रामीण सुदूर इलाके हैं, वहां तक डिजिटल पेमेंट की पहुंच को बढ़ाने पे फोकस है। ये कैसे बढ़ेगी और इसका फायदा आम लोगों को और देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगा? देखिए, 2 चीजें हैं ना। अभी हम जैसे कहते हैं कि हमारे देश में 110-120 करोड़ मोबाइल फोन कनेक्शन है, लेकिन इसमें एक हिस्सा ही है जो स्मार्टफोन है। और अमूमन जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो वहां पे कहते हैं वो स्मार्टफोन के जरिए हो सकता है, क्योंकि आपके पास कैमरा होता है, क्यूआर कोड स्कैनिंग करने की सुविधा होती है। लेकिन जब आप उसमें ऑफलाइन और फीचर फोन यानी कि जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एक नॉर्मल फोन जो आप जिसके कहें कि केवल बातचीत करने के लिए या एसएमएस रिसीव करने के लिए जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके जरिए भुगतान को बढ़ावा देना है। तो टियर 3, टियर 4, टियर 5, टियर 6 यानी कि छोटे शहरों, कस्बों, ग्रामीण इलाकों, अर्ध ग्रामीण इलाके, अर्ध शहरी इलाके, उन सब जगहों पर यदि आप हर तरह के संचार उपकरणों के माध्यमों से भीम यूपीआई के जरिए लेन देन कर सकते हैं, और वो लेन देन के बदले में जो कुछ भी लागत है उसकी भरपाई सरकार करेगी, और वो भी 2,000 रुपए तक का, जो कि एक बड़ी लेन देन की बड़ी संख्या में हिस्सेदारी रखते हैं। तो जाहिर है उसका विस्तार जो है वो आसानी से हो सकता है। बिल्कुल, इस साल के लिहाज से 20,000 करोड़ रुपए के लेन देन का टारगेट भी एक तरीके से रखा गया। लेकिन आज से दूसरे महत्वपूर्ण फैसले पे आते हैं। गोकुल मिशन का जो संशोधित एक तरीके से योजना होगी, इसका पशुपालकों को, देश के किसान को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे इसका लाभ मिलेगा आम नजरिए से?
देखिए, खेती-बाड़ी में आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं कि खेती-बाड़ी में कृषि की बात करते हैं या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम कहते खेती-बाड़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन खेती-बाड़ी के अतिरिक्त जो दूसरे माध्यम है जिससे जीविका को बढ़ावा मिल सकता है, उसमें पशुपालन है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और पशुपालन में दुग्ध उत्पादन पशुपालन के ज़रिए बड़े पैमाने पर होता है। लगभग 24 करोड़ टन हमारे यहाँ जो है दूध का उत्पादन हर साल होता है और हम दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में एक हैं। तो जब इतने बड़े तादाद में दुग्ध का उत्पादन हो रहा है तो उस व्यवस्था को और बेहतर करने की ज़रूरत है। अब उस व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या आप कर सकते हैं कि आप उस किसान को प्रोत्साहित करें या किसान के पास जो पशुधन है वो उम्दा गुणवत्ता वाले हो, यानी कि आपके पास गाय जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने की स्थिति में हो, भैंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने की स्थिति में हो। तो इस तरह की व्यवस्था के लिए जो गोकुल मिशन और दूसरी जिस योजना का आज विस्तार किया गया, देखिए ये योजना पहले भी चल रही थी, ऐसा नहीं कि आज उसका ऐलान हुआ है, उसका विस्तार किया गया है। और उस विस्तार करने के पीछे दो मकसद है। एक कि किसानों को बेहतर उम्दा गुणवत्ता वाले पशु आसानी से उपलब्ध हो सके और दूसरा जो व्यवस्था है सहकारी तंत्र है उसको और कैसे मजबूत किया जाए। तो इन दो योजनाओं का मकसद यही है। बिल्कुल। और सर, ये डेयरी को लेकर जिस प्रकार से ढांचागत सुविधाओं को बढ़ोतरी देने के लिहाज से एक पूरा प्रावधान करने का फैसला आज हुआ है, इसका फायदा, क्योंकि आपने कहा कि नंबर 1 देश के तौर पे हम दूध उत्पादन में हैं, लेकिन उसको और इन्हेंस करने की जरूरत है, उसको और मूल्य, उसके वैल्यू एडिशन की जरूरत है, उसके प्रसंस्करण या उसको एक तरीके से तमाम और जो उत्पाद है उस पर बनाने पर फोकस करने की जरूरत है। उस लिहाज से कितना अहम है ये फैसला? दो चीजें हैं। देखिए, एक तो सहकारिता के अगर आप लिहाज से देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा उदाहरण है अमूल। जी। अमूल जिस तरीके से आगे बढ़ा है वो सहकारिता के लिए एक मानक बन गया है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सहकारी संस्थाएं बनाए, ज्यादा से ज्यादा जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको सहकारी संस्थाओं से जोड़े, तो उन दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पाद की सही और अच्छी कीमत मिल पाएगी। तो एक ये हुआ। दूसरा, जब एक व्यवस्थित ढांचा बनेगा तो वहां पर एक कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, देखिए दूध जो है वो बहुत जल्दी खराब होता है और हमें हम आप दोनों इस बात से वाकिफ है कि भारत उष्णकटिबंधीय देश में से एक है जहां पर तापमान कई इलाकों में काफी ज्यादा होता है। अब तापमान ज्यादा है, दूध खराब हो रहा है, यानी कि आपने उत्पादन तो करवा लिया लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो आप किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी, कोल्ड सिस्टम जो चेन है उसकी व्यवस्था करी, वो सहकारिता के जरिए वो संभव हो पा रहा है। तो दूसरा ये है। तीसरा, वैल्यू एडिशन, यानी कि दूध से आप पनीर, दूध से मक्खन, दूध से घी या दूध का इस्तेमाल आइसक्रीम में हो या दूध का इस्तेमाल और भी जितने भी दुग्ध उत्पादन हो उसमें हो सके। जो एक्स्ट्रा हाईली ट्रीटेड मिल्क होता है जिसका इस्तेमाल समझ लीजिए कि हाई एंड क्लास में काफ़ी ज़्यादा होता है, जो दूध जो है वो 15-15 दिन तक टिका रह सकता है, इन सब के लिए जो व्यवस्था बनानी है वो ये ढांचागत सुविधाओं के जरिए संभव हो पाए। और बाजार तक बेहतर पहुंच भी सुनिश्चित करने पे फोकस दिखाई पड़ रहा है, तो साथ ही साथ जो बेहतर नस्ल की जो गायें या बछियां एक तरीके से हो, इस पर भी फोकस है। तो कहीं तकनीक का बहुत बड़ा एक समावेशन भी है और बाजार की पहुंच भी दिखाई पड़ रही है सोच में। बिल्कुल। देखिए, किसान के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि बाजार तक वो कम लागत पर कैसे पहुंचता है। और देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा खेल क्या है, वॉल्यूम का है। अगर एक संस्था 100 किसानों से दूध इकट्ठा करके उसको बाजार में पहुंचा रही है तो उस किसान के लिए लागत के हिसाब से ज्यादा कीमत मिलने की संभावना बनती है, वैल्यू एडिशन होने के चांसेस बनते हैं। एक किसान को अगर आप सोचिए कि वो आकर के शहर अपना दूध बेचे या अर्ध शहरी इलाकों में जाकर के दूध बेचे, वो उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है। तो ये बाजार और किसान को जोड़ने की एक बड़ी मुहिम है। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास बाजार विकसित हो रहा है तो आपको ज्यादा दूध चाहिए और उसके लिए बेहतर किस्म के गाय जो है, बेहतर किस्म के जो भैंस हैं, उनकी जरूरत है। और वहां ये जो दूसरी योजना है उसमें इस बात पर जोर दिया गया। बिल्कुल। और सर, किसानों के लिहाज से एक और फैसला, क्योंकि उर्वरक की उपलब्धता देश में बेहतरी से हो, सरकार ज्यादा उपलब्धता बढ़ा सके, उस दिशा में भी असम में एक नए प्लांट का विस्तार। देखिए, आपको याद होगा कि बजट में, इसी साल के बजट में ये ऐलान किया गया था कि एक नई यूरिया प्लांट की जो है वो स्थापना की जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि देश में आज सबसे ज़्यादा जो खपत किसी खाद की होती है तो वो यूरिया है।
और यूरिया हम बड़े पैमाने पर आयात करते हैं। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बाद हमारे लिए यूरिया की ऊंची कीमत अदा करनी पड़ रही है, लेकिन किसानों के लिए राहत की बात यह है कि यूरिया की जो खुदरा कीमत है वो सरकार तय करती है। तो भले ही वो 3,000 रुपये टन हो, 3,500 रुपये टन हो, और दूसरी तरफ अगर आपका रुपया कमजोर होता है तो वो कीमत और बढ़ जाती है। तो अब इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए आपके पास क्या है कि आप अपने देश में उत्पादन कैसे बढ़ाते हैं। और ये जो असम में यूरिया उत्पादन की बात कही गई है, प्लांट लगाने की बात कही गई है, उस दिशा में एक कदम है। और इसका एक मकसद ये भी है कि कई जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं वहां से माफ कीजिएगा, निर्यात करने का रास्ता भी जो है वो खुल सकेगा। तो एक तरफ आप घरेलू जरूरतों को पूरा करना है और दूसरी तरफ आप निर्यात कर सकें, इसका भी इंतजाम जो है इस प्लांट के जरिए संभव हो सकेगा। सर, आज के कैबिनेट के फैसलों में कनेक्टिविटी पे भी फोकस दिखाई पड़ा है। महाराष्ट्र में 6 लेन का एक तरीके से ग्रीनफील्ड राजमार्ग बनने का फैसला हुआ है। फोकस दिखाई पड़ रहा है कि कैसे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जाए, या कहा जाए उसका जो रुकावटें हैं उसको दूर किया जाए। देखिए, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है वो देश का एक प्रमुख बंदरगाह है, और उस बंदरगाह से सामान लाने ले जाने की व्यवस्था आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो लगभग 29, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूं तो 29 किलोमीटर का जो ये 6 लेन का जो बनना है, वो उस 6 लेन के जरिए संपर्क बढ़ेगा, सामान की आवाजाही में अभी जो समय लगता है वो कम होगा। देखिए, आज के दिन में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कम कैसे करते हैं। लगभग 13 से 14% के बीच में हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट आता रहा है, उसको सिंगल डिजिट में लाना है, 6, 7, 8% पे लाना है। उसके लिए क्या है जरूरत? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, यानी कि कच्चा माल फैक्ट्री तक पहुंचे और फैक्ट्री से तैयार माल बंदरगाह तक पहुंचे। वो ये जो 6 लेन कनेक्टिविटी है वो उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम करेगी। बिल्कुल सर, गति शक्ति योजना के तहत कहा जाए उस सोच के साथ में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे देश में एक बड़ा परिवर्तन लाया जा रहा है। आपको लगता है कि तीसरे टर्म में भी जिस प्रकार से आज कैबिनेट ब्रीफिंग में कहा गया कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फैसले ले लिए गए हैं, तो ये दिखा रहा है कि कैसे ढांचागत विकास हो या उसके आधार पर आम लोगों के लिए तमाम योजनाओं की पहुंच हो, इस सब पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हमें अगर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है, उसके लिए अभी से इस तरीके के प्रयास नहीं करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और देश के विकास के लिए सबसे अहम चीज है कि आपकी ढांचागत सुविधा कितनी बेहतर होती है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो बंदरगाह हो, या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी की बात हो। तो इन सब का संयोग, जिसको हम लोग मल्टी मोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं, मल्टी मोड लॉजिस्टिक सिस्टम कहते हैं, उसमें ये जितना ज्यादा आप इसका बढ़ावा देंगे वो उतना ही आपके उद्योगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, आपके उद्योगों की वैल्यू एडिशन को बढ़ाएगा, और वो हमारे लिए विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। बिल्कुल, और आम लोगों को अभी इसका बड़ा फायदा मिलता है। बहुत शुक्रिया शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम पेचीदा खबरों को आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर